लास्ट देखो तो क्या हुआ था, क्या संचित कोष संसाधन कौन कौन हो गया है? विकसित भंडार, संचित कोष और संभावी, ये चारों हो गया है। मैंने संसाधनों का प्रकार में हम लोग ये चारों प्रकार कर लिए थे ना। अब उसके बाद तुम देखो तो जरा अगला टॉपिक हम क्या लिखवाएं तुम लोगों को ना, वो लिखवाए थे ना कि उसके बाद क्या टॉपिक्स हैं, किस क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना उसमें। संसाधन नियोजन अगला टॉपिक वही है। आपका नाम? अच्छा, कल आप ही कॉल किए थे। ठीक, अब देखो संसाधन नियोजन, बट संसाधन नियोजन का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग का मतलब क्या होता है बताओ? प्लानिंग का मतलब अगर कहीं कुछ तुम लोग करना होता है तो क्या करते हो? एक प्लान बनाते हो, है ना। प्लान मतलब योजना, है ना। तो रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप कितने लोगों को याद आ रहा है? 9th में पढ़ाए थे, क्या हुआ? एग्जाम नहीं दिया है। एग्जाम में नहीं आया था नंबर? कितना दिन? अरे बाप रे। अच्छा, तो व्यवस्था होगा तुम्हारा, चिंता मत करो। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा बहुत आप लोग घर पे जाके गूगल से याद कर लिया कीजिए। ये तो इसका ये इसी आ गया हो। ये हमारा है भारत, है ना। अब शांत रहिए। देखो, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, 9th में तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि इंडिया का फिजिकल फीचर वो अलग अलग है। जैसे इस उत्तर में ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत है ना। ठीक है, ये पूरा हिमालयी भाग है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है। इसके नीचे का जो ये एरिया तुम लोग देख रहे हो, लगभग माने ऐसे पकड़े हुए ऐसे, ये पूरा ये एरिया जो तुम लोग देख रहे हो, ये मैदानी इलाका। ठीक है, ये जो है मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका के बाद ये तुम लोग को जो एरिया दिख रहा है ऐसे, ये ठीक है, ये दक्कन का पठार कहते हैं इसको, दक्कन का पठार। 9th में पढ़ा होगा सब।
भारत के भौतिक स्वरूप को लगभग 4-5 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक नॉर्थ का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके नीचे मैदानी क्षेत्र, इसके नीचे आओगे तो दक्कन का पठार, है ना। यहाँ पे देखोगे तो राजस्थान वाले इलाके में ये थार मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? मरुस्थल ये भूमि है। इधर सटा लो बेंच, ठीक है। तो ये अलग अलग भारत का भौतिक स्वरूप है। इधर देखोगे तो तटीय मैदान है और इधर भी तटीय मैदान है। यहाँ पे भी एक पर्वत है, याद है किसी को? कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है कदही, पश्चिमी घाट पर्वत। अरावली यहाँ पे है। अरावली जो है ये ऐसे है। 9th वाला जो ज्योग्राफी क्लास कराएंगे, जिनका गड़बड़ है वो कर लीजिएगा, नहीं तो 10th का ज्योग्राफी समझ में नहीं आने वाला है। फिजिकल फीचर नहीं याद रहेगा, भौतिक स्वरूप याद नहीं रहेगा तो 10th में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। हमको लगता है कि हम पढ़ा दिए हैं। तो भारत का ये जो भौतिक स्वरूप है ये अलग अलग है। कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पे तुमको तटीय क्षेत्र हैं। तो ऐसे करके सब अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। और तुम लोग जानते हो कि जो संसाधन है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे अगर बात किया जाए, थोड़ा जल्दी टाइम से आ जाया करो तुम लोग। जैसे अगर बात किया जाए मरुस्थल में, थार मरुस्थल में और बिहार में, तो बिहार में देखोगे तो ग्राउंड वाटर लेवल क्या है? बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ जो पानी है, माने अंदर जो भूमि के नीचे पानी है वो ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है कैसा है? मैदानी इलाका है। थोड़ा जल्दी करो, इधर जगह नहीं है। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या मिट्टी का, मृदा का, इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी, मिट्टी का पानी के रिसाव में भी कोई भूमिका होती है? पानी का रिसाव समझ रहे हो तुम लोग? मतलब पानी जो है मिट्टी के अंदर, जैसे बारिश होता है तो बारिश का ही तो पानी धीरे धीरे रिस के नीचे जाता है ना, और नीचे किसी चट्टान पे जमा होता है तो फिर हम लोग कल हला करके वहां से पानी निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ग्राउंड वाटर लेवल बोलते हैं, माने भौम जल स्तर। भूमि के नीचे का पानी जो है इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है, या भौम जल। क्लियर है? तो मिट्टी का पानी के रिसाव में कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है? होती है। क्या भूमिका होती है? मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा माने पानी का रिसाव होगा या पर्वतीय क्षेत्रों में? मैदानी क्षेत्रों में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां की जो मिट्टी है बारीक है और हमारा जो धरातल है कैसा? समतल है। अब मान लो यहां पे पानी हम रोक देते, यहां पे पानी गिराते हैं, पानी गिरने के बाद कुछ समय तक रुका रहता है तो सोखेगा नीचे। और पर्वत पे है तो पर्वत कैसा होता है? ऐसे होता है, मान लो कितना भी पानी गिरा तुरंत नीचे बह गया। पानी यहाँ पे टिकेगा तब तो नीचे जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे कैसी पथरीली भूमि है, पत्थर वाला इलाका ज्यादा है। तुम लोग फिल्म में देखा होगा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये क्या बोलते हैं, ये सब इलाका है ना। तो यहाँ पे पथरीली इलाका है तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल नहीं होगा। यहाँ पे अब कल हला करके एकदम पानी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मरुस्थल भूमि है तो मरुभूमि है तो यहाँ पे पानी का लेवल कम होगा, साधारण तौर पे बात है। तो हमारे यहाँ जो भौतिक पूरा भारत इतना बड़ा है, एक इसको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। भारत को हम लोग क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूरा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा, श्रीलंका, ये पूरा शामिल है। इतना बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप है। अभी अलग बात है कि पॉलिटिकल रूप में देश अलग अलग हो गए हैं, कि जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है। थोड़ा टाइम छाया कीजिए महाराज, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हैं कि एक क्षेत्र के संसाधन, एक क्षेत्र में किसी संसाधन की कमी है तो उसी देश के दूसरे क्षेत्र में उस संसाधन का भरमार है।
बिहार में पानी की अधिकता है तो राजस्थान में इसकी तुलना में पानी कम है। अच्छा, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में तुमको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा हाई मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्यों? क्योंकि इधर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ये वाला जो एरिया है, एक तो बालू वाला इलाका है, तो इधर सौर, मतलब इसका और भी कारण है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यहां पे दोनों क्या है, ज्यादा है। गुजरात हो गया। लेकिन अगर बिहार में आओगे तो इस चीज की कमी है, अपने यहाँ तेज हवाएं नहीं बहती हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की अधिकता है, बिहार में उस चीज की अधिकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे पानी की अधिकता है तो यहाँ पे पानी की कमी है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल याद रखना हम लोग, एग्जाम्पल, अच्छा इसी को अगर थोड़ा सा ले लें, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, इन इलाकों को ले लेते हैं। जल्दी बैठो। इधर झारखंड और छत्तीसगढ़ में तुम देखोगे कि संसाधन, मतलब क्या बोलते हैं, खनिज संसाधन पूरे भरे पड़े हुए हैं, कोयला हो, लोहा हो, है ना। तो इधर ये वाला जो एरिया तुम लोग को दिख रहा है, यहां पे झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें कोयला, लोहा, तांबा, इन सब चीजों की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन अब इसी क्षेत्र में जाओगे तो इधर हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में इस चीज की कमी है। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज के द्वारा हम क्या दिखा रहे हैं कि एक ही देश है, लेकिन एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन अलग अलग हो सकते हैं। कोई क्षेत्र किसी संसाधन में ज्यादा धनी है तो कोई क्षेत्र उस संसाधन में क्या है, गरीब है। अब बिहार में आओगे तो बिहार में कोई संसाधन है ही नहीं। बिहार में कोई खनिज संसाधन, अभ्रक उभरक को छोड़ करके कोई कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे तुम सोचो कि यहाँ पे अगर हमारे पास संसाधन नहीं है, लोहा, कोयला, ये सब नहीं है, तो हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे। और उद्योग नहीं लगेंगे तो फिर हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो हमारी जो भूमि है, यह मुख्य रूप से यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कृषि। हमारे यहाँ उद्योग बहुत कम है, और जो उद्योग है भी वो कृषि आधारित उद्योग है, जैसे गन्ना फैक्ट्री, माने शुगर मिल जो है अपने यहाँ लौरिया, रामनगर, देखो कितना नजदीक नदी। कारण क्या है, यहाँ पे गन्ना ईख ज्यादा होता है। तो अपने यहाँ जो एक तो उद्योग नहीं है, और जो उद्योग हैं भी वो किस प्रकार के हैं, कृषि पर आधारित उद्योग है। माने ऐसे उद्योग जो कृषि से चलते हैं, माने ऐसे खनिजों से चलने वाले उद्योग अपने यहाँ नहीं है बिहार में। कारण क्या है कि अपने यहाँ खनिज संसाधन कोई नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि अगर जिस क्षेत्र में जिस संसाधन की अधिकता है वहां पे उस संसाधन से जुड़े हुए उद्योग लगेंगे या उसका विकास ज्यादा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब के पास खनिज संसाधन में नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां का विकास क्या हो सकता है, कम हो सकता है। गुजरात के पास देखोगे, अब गुजरात यहां पे है तो गुजरात के पास यहां तट है ना, तटीय इलाके हैं। तो कोई भी विदेशी जो जहाज वहां जाते हैं, यहाँ पे बंदरगाह बना दिए गए हैं। गुजरात क्यों, मतलब क्या बोलते हैं, डेवलप स्टेट के आधार पर विकसित हो रहा है। बिहार और गुजरात में ज्यादा विकसित कौन है, गुजरात है। अपने यहां से बहुत सारे लोग गुजरात जाते हैं काम करने। कारण क्या है, इसका लोकेशन, ये जहां पे स्थित है, यहां स्थित होने के कारण यहां व्यापार बढ़ा है। अब विदेशी जितने सारे जहाज हैं या तो गुजरात आते हैं या इधर मतलब तटीय इलाकों में ही आते हैं। तो यहां पे जैसे व्यापार बढ़ेगा तो इंडस्ट्री लगेंगे, फैक्ट्री लगेंगे, वहां पे फिर रोजगार की जरूरत पड़ेगी, और रोजगार की जरूरत पड़ेगी तो जहां के लोगों को रोजगार नहीं है वहां से लोग जाके अपना काम करेंगे। बात पहले समझ में आ रही है? तो हम लोग आइए वहां से, सब का सब गधा है। तो हम लोग इस चीज के द्वारा क्या समझें कि किसी भी देश में संसाधनों की, ये मिटाना था ना, हाँ। किसी भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों की अधिकता या कमी हो सकती है।
अब एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं। एक तो तुम लोग देश का समझ, मतलब देश के अलग अलग क्षेत्रों का समझ गया। राजस्थान किस चीज में धनी है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बिहार किस चीज में धनी है? जल ऊर्जा में, माने जल संसाधन कर सकते हैं। अच्छा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर तेलंगाना उलंगाना, ये सब किस क्षेत्र में ज्यादा धनी है? खनिज संसाधन, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज। इधर का देखोगे, अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इधर का क्या है, इधर का मामला? तो यहां पे ये संसाधन तो नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, यहां का मौसम इतना अच्छा है कि ज्यादातर लोग यहां से क्या करते हैं? घूमने उधर जाते हैं। तो पर्यटन जो है यहां पे विकसित हुआ। पर्यटन समझते हो? पर्यटन है, टूरिस्ट, टेररिस्ट नहीं। एक हम देख रहे थे वीडियो, तो उसमें पुलिस जो है उससे पूछ रहा है कि कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तो कह रहा सर टेररिस्ट हैं, घूमने गए थे। तो बगल में जो ड्राइवर बैठा है, कह रहा है टूरिस्ट है सर, टेररिस्ट नहीं है। तो टूरिस्ट और टेररिस्ट ज्यादा, मतलब ऐसे ही एक मूवी है, तुम लोग पता ना देखा है कि नहीं, 12th फेल। तो 12th फेल में जो मतलब वो अभिनेता है, जो हीरो है, वो टूरिज्म इन इंडिया पे टेररिज्म इन इंडिया लेके आया था। टेररिज्म इन इंडिया था, मतलब भारत में आतंकवाद था, तो टूरिज्म इन इंडिया लेके आया था। तो टेररिज्म और टूरिज्म माने आतंकवाद और पर्यटन, ये दोनों अलग अलग चीजें। हिंदी में तो दोनों के लिए शब्द अलग अलग है। तो यहाँ पे पर्यटन विकसित हुआ है। पर्यटन मतलब लोग यहाँ से घूमने जाते हैं, माने इस क्षेत्रों से घूमने जाते हैं लोग, तो वहां के लोगों को क्या मिलता है? अब मान लो कि यहाँ के लोग यहाँ से वहां घूमने गए, तो वहां के लोग जो लोकल्स हैं वो ठेला लगाएंगे, होटल खोलेंगे, है ना, यहाँ के लोगों को कुछ सुविधा देंगे, तो उनसे उनको इनकम होगा। तो इस क्षेत्र का भी विकास हो सकता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या बोलो? हाँ, किस चीज का डिमांड? जिस चीज का है, मान लो कि अगर, अरे हंसो, एक तो तुम लोग पूछते नहीं हो, एक बड़ा गड़बड़ लगता है हमको। एक तो तुम लोग पूछते नहीं हो, जो बच्चा पूछ भी रहा उस पर भी तुम लोग देखो ना, क्वेश्चन पूछते रहे। ई का है। इससे कल एक मैं पढ़ रहा था, शशि थरूर को जानते हो तुम लोग? नहीं जानते हो? न्यूज से तो कुछ मतलब है नहीं। शशि थरूर एक बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, उसको बंद कर दो, खुला हुआ है। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में कि भारत में धीरे धीरे, मतलब इधर कुछ वर्षों में वैचारिकी कम हुई है। अभी कहोगे ये वैचारिकी क्या होता है? माने संवाद की परंपरा जो भारत में थी वो क्या हुई है? कम हुई है। संवाद मतलब कन्वर्सेशन, जो बातचीत की परंपरा भारत में थी वो कम हो रही है। अपने यहां जो लोग बातचीत करते हैं वो चाहते हैं कि हम इनको हरा ही दें, अपना बात से दबा ही दें। ये वाली परंपरा बहुत घातक है। और इसका एक चाइनीज कंपनी है, उन्होंने इसका मतलब भारतीय और क्या बोलते हैं, वियतनाम, दोनों जगह के लोगों का एक सर्वे किया है, जिसमें भारतीय निगेटिव में आए हैं। अपने यहां बात की परंपरा रही है, और उस बात की परंपरा को, संवाद कन्वर्सेशन की परंपरा को हम लोग खत्म कर रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है समाज। तुम लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे कि संवाद कन्वर्सेशन करने से क्या होता है, क्योंकि क्लास में इसमें शायद कोई लोग होगा कि जो एक दो बार बोल दिया हो क्लास में, बाकी सब लोग चुप आते हैं बैठ के और चले जाते हैं। बोलने पे चूंकि पाबंदी है, यहाँ पे मास्टरों हुए है। अभी कोई लड़का क्वेश्चन पूछा नहीं, चुप करा, पढ़े लिखा कोई नहीं है, अरे तो क्या है, उसी के लिए तो आया है। क्या पूछ रहे थे तुम? बोलो, तुमको भटकाओ मत मुझे यहाँ पे। ठीक, किस चीज का होटल? आज के समय में आप तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। परिवहन के द्वारा एक क्षेत्र के संसाधनों को दूसरे क्षेत्र में हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो खाने पीने का सामान तो ये तो है ना कि सब पहुंच जाए। मान लीजिए अब लद्दाख है, तो आज के समय में लद्दाख में तो ऐसा नहीं कि चावल की कमी होगी, क्योंकि इधर मैदानी क्षेत्रों में चावल हो रहा है, इधर से लोग खरीद के उधर भेज दे रहे हैं। आप
अच्छा, आपके यहाँ सेब होता है? नहीं होता है, लेकिन जो सेब जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इधर होते हैं, उसको सेब, उस सेब इधर आता, हम लोग उसको खरीदते हैं। समझ में आ रही है? तो आज ट्रांसपोर्टेशन जो है, परिवहन के द्वारा एक क्षेत्र के सामान को हम दूसरे क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब चलो, तो हम ये कह रहे थे कि अलग अलग क्षेत्रों में संसाधन जो है अलग अलग है। किसी क्षेत्र में कोई संसाधन बहुत अधिक है तो दूसरे क्षेत्र में वो संसाधन कम है। तो इससे देश का जो विकास है वो प्रभावित हो सकता है क्या? संसाधनों के विभिन्नता के कारण, डाइवर्सिटी के कारण, संसाधनों की विविधता या डाइवर्सिटी या विभिन्नता के कारण, अंतर के कारण देश का विकास प्रभावित हो सकता है, देश का डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। सोचो, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। हम भले एक दिन में के क्वेश्चन समझाएंगे, हमको ऐसे पढ़ाया नहीं जाता। ये तुम लोग समझ में आ रहा, नहीं तो कहोगे तो छपवा देंगे। देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संसाधन है, इस चीज का देश के डेवलपमेंट पे, विकास पे कोई प्रभाव, इफेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? गुड। जिस क्षेत्र में संसाधन अधिक हैं उस क्षेत्र में वहां पे डेवलपमेंट अधिक होगा, और जिस क्षेत्र में संसाधन कम है वहां का डेवलपमेंट कम होगा। तो अब बताओ, अब मान लीजिए कि इधर, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, एक्चुअल में तो है नहीं, इधर दक्षिण भारतीय राज्यों में देखो, केरल, कर्नाटक, इधर ये पूरा का पूरा जो है खनिज संसाधन भरे पड़े हुए हैं। तो इधर के क्षेत्र जो है ज्यादा विकसित है, यहाँ इंडस्ट्री लगे हुए हैं, यहाँ पे लोगों को रोजगार है। और हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं थोड़े पिछड़े हैं। तो क्या लगता है कि एक ही देश में संसाधनों के कमी के कारण एक ही देश में अलग अलग क्षेत्र का विकास अलग अलग होगा? इससे क्या होगा? यहां के लोग और यहां के लोगों में जीवन स्तर में अलग अंतर आएगा। यहां का लिविंग, जब यहां पे इंडस्ट्री लगेंगे तो यहां के लोगों को पैसा भी ज्यादा होगा, यहां के विकास भी ज्यादा होंगे, शिक्षा, ये सब चीजें ज्यादा होंगी। इधर के क्षेत्रों का शिक्षा विकास प्रभावित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर देश की बात की जाए, तो देश का विकास की बात किया जाए तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास होगा, तो जिससे कोई क्षेत्र ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, कोई क्षेत्र डेवलप होंगे ही नहीं। अब इसीलिए तुम देखोगे कि बिहार इन सब चीजों को बीमारू राज्य बोलते हैं। तुम लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे हम, बीमारू राज्य में बिहार है, मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान और उड़ीसा है। तो इन देशों का, इन राज्यों का जो विकास है वो कम हुआ है। तो इसीलिए इसको हम लोग बीमारू, मतलब ये ऐसा नहीं है, ये फुल फॉर्म है, ठीक है, अलग अलग स्टेट का नाम करके रखा गया, लेकिन एक पैटर्न बैठ गया, बीमारू। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या होगा, अब किसी क्षेत्र का, कि एक ही देश में लोगों का विकास कहीं ज्यादा है, कहीं विकास कम है, इससे देश में, देश के साथ समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? एक ही देश है, कहीं के लोग बहुत ज्यादा विकसित हैं, कहीं के लोगों को अभी शिक्षा पूरा नहीं मिल पाया है। समझ में आ रही है बात? कहीं 24 घंटा लाइन चल रहा है, कहीं अभी लाइट, मतलब बिजली का पोल तक नहीं गया है अपने ही देश में। तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? ऐसे ऐसे इलाके हैं, कहीं पे 2-2 मंजिल, 4-4 मंजिल बना है किसी के घर, अब मैंने उसी के जस्ट कुछ दूरों के बाद लोग अभी टाटी मड़ई फूस में रह रहे हैं। तो इससे देश के अलग अलग लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अब आ जाओ यहां पे, इतना समझाने के बाद, इसी चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, संसाधन नियोजन करती है, रिसोर्सेज प्लानिंग करती है कि अच्छा हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास संसाधन कितने हैं, संसाधन कैसे हैं, किस प्रकार के संसाधन हैं, है ना, किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से संसाधन हैं, इसका एक खाका तैयार किया जाता है। और इस आधार पर, इस आधार पर देश का डेवलपमेंट किया जाता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन नियोजन, रिसोर्सेज प्लानिंग।
कि हम प्लानिंग करके कि हाँ अच्छा, किसी भी अगर घर में ही जाओगे तो घर में जाओगे तो क्या होता है कि 2 भाई हैं 3 भाई हैं, उसमें कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है या कोई थोड़ा कमज़ोर है या कोई साफे नहीं पढ़ा है। तो माँ बाप का काम क्या है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा थोड़ा कमा रहा है, उसको थोड़ा ज़्यादा फेवर करना, सबको थोड़ा, जो थोड़ा कम है, थोड़ा कमज़ोर है, उसको थोड़ा। तो सरकार भी ऐसे करती है कि जिन क्षेत्रों में संसाधन है वहां से कुछ संसाधन लेकर के कहीं और देना, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना, ठीक है। ऐसे करके पूरे देश का एक बराबर विकास करने का प्रयास किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा नहीं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अगर जल संसाधन नहीं है या क्या बोलते हैं अनाज नहीं है तो वहां पे वो न पहुंचे। तो सरकार ये क्या प्रयास करती है कि सबके पास सबका साथ सबका विकास है ना। एक यही तो मुहावरा चला, तो सबको लेके चले, गवर्नमेंट का ये प्लान होता है। और उसके लिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे पास कितने संसाधन है, किस प्रकार के संसाधन है, या अलग अलग क्षेत्रों में। अब मान लो कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा राजस्थान में है, तो वहां पे हम लोग को किस चीज का विकास करना चाहिए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का, उससे रिलेटेड फैक्ट्री का विकास करना चाहिए, और पानी अलग क्षेत्रों से वहां पे पहुंचाना चाहिए। अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट इसमें फेल भी होती है। बहुत सारे अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे महिलाओं को 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पानी के लिए दौड़ना पड़ता है। इन क्षेत्रों में जाओगे तो गुजरात, राजस्थान, अपने यहाँ तो यहाँ पे है सब। यही कहते हैं कि जब अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आप घूमेंगे तो चीजों को देखेंगे, समझेंगे। और एक घुमा हुआ व्यक्ति पढ़े हुए व्यक्ति से ज्यादा होशियार होता है। ठीक है, ये समझ में आया रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, हमारे पास कितने संसाधन हैं, कैसे हैं, उसको समझ करके पूरे देश के विकास के लिए एक खाका तैयार करना, ये क्या कहलाता है? एक स्ट्रक्चर बनाना कि हम देश का विकास कैसे करेंगे। हमारे पास कितने घर ही है, हमारे पास कितने पैसे हैं, इसको कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, एक प्लान तो बनाना पड़ेगा ना। आगे कहीं कुछ कर देंगे। हमारे पास संसाधन जो है क्या लिमिटेड है, माने कम है, और उस कम में ही ज्यादा हमको आउटपुट चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमको उस कम पैसे में ही, कम संसाधन में ही ज्यादा हम लोग को रिजल्ट चाहिए। तो कैसे मिलेगा? उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे कैसे, कहां कहां कैसे इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? लिखिए। पानी नहीं लाया सर? क्या पेन? हो गया? देखो क्वेश्चन लिखे नहीं है। संसाधन नियोजन क्या है, या संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधन नियोजन क्या है या क्या समझते हैं? देखो संसाधन नियोजन, या ऐसे 1 मिनट रुक जाओ। देखो किसी भी देश में, किसी भी देश के करना, किसी भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी देश में या के में अलग अलग क्षेत्रों में, किसी भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में
संसाधनों सॉरी हाँ किसी भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित संसाधनों अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित संसाधनों उपस्थित संसाधनों में अंतर होता है। उपस्थित संसाधनों में अंतर होता है माने किसी क्षेत्र में अलग संसाधन हो सकते हैं, किसी क्षेत्र में अलग प्रकार। उपस्थित संसाधनों में अंतर होता है। अंतर होता हो गया। जैसे या उदाहरण के लिए राजस्थान चाहे एक काम करो जैसे कर रहने दो, इसको एक अलग क्वेश्चन में चूंकि बड़ा हो जाएगा 2 नंबर का पूछेगा तो तुम लोग पूरा फिर लिखने लगोगे, ठीक है। उसको जैसे काट दो रहने दो। अलग अलग क्षेत्रों में क्या लिखे हो, अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों में अंतर होता है। हो गया हाँ, जैसे कर दो। इसी में लिखो संसाधन नियोजन, हाँ इसी में हाँ राजस्थान का, जैसे वो राजस्थान का लिखो। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का सर्वेक्षण आइडेंटिफिकेशन, सर्वेक्षण लिख लोगे ना, जिसमें संसाधनों का सर्वेक्षण जिसमें एक चीज उसमें थोड़ा जोड़ लो तो मैं फिर छूट गया, जिसमें पूरे देश में संसाधनों का सर्वेक्षण कर, पूरे देश कर लो वहां पे, जिसमें पूरे देश में इतना जोड़ लो, पूरे देश में संसाधनों का सर्वेक्षण कर, पूरे देश में संसाधनों का सर्वेक्षण कर, हाँ देश के विकास के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। देश के विकास के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। देश के विकास के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। तुम लोग लिख लिया है? क्या नहीं लिख रहा? देश के विकास के लिए एक योजना तैयार किया जाता है। हो गया? समझ में आ रहा है? तो संसाधन नियोजन अगर तुम लोग से पूछा जाए तो ये इस पे लिख सकते हो कि संसाधन नियोजन क्या है, कि हमारे पास पूरे देश में किस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन है, इसका सर्वेक्षण करके और फिर एक मतलब स्ट्रक्चर बनाना कि देश का विकास हम किस आधार पे करेंगे। क्लियर है? अब चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो, हाँ लिखो संसाधन नियोजन के महत्व पर टिप्पणी करें। संसाधन नियोजन के महत्व पर टिप्पणी करें। कमेंट ऑन इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग।
संसाधन नियोजन के महत्व पर टिप्पणी करें। संसाधन नियोजन का महत्व क्या है ना? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधन नियोजन के महत्व पर चर्चा करें, संसाधन नियोजन का महत्व क्या है बताएं, संसाधन नियोजन के महत्व पर टिप्पणी करें, कुछ भी करें, मतलब उससे नहीं है। आपको ये अगर उसमें क्वेश्चन में रहता है कि संसाधन नियोजन का महत्व, आप इतना ही बस क्वेश्चन को देखेंगे। चर्चा करें, टिप्पणी करें, प्रकाश डालें, ये सब एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इस पे क्वेश्चन को कैसे लिखना है ये भी पता चल। अब कह देता है कि संसाधन नियोजन पर चर्चा करें, तो चर्चा करने का मतलब ये है कि अलग अलग लोग क्या कहते हैं। चर्चा का मतलब ये नहीं होता है उस पर मैं डिस्कशन, तो उस पर डिस्कशन करने का मतलब है कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा संसाधन नियोजन, तो उतना डिटेल तुम लोग से पूछेगा नहीं, या उस लेवल के अभी हो भी नहीं 10th में। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उत्तर लिखना है। संसाधन नियोजन के महत्व पर टिप्पणी करें या चर्चा करें, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधन नियोजन का महत्व बताएं, ठीक है। लिखो, संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का न्याय संगत समझ रहे हो, न्याय संगत। अब क्या करोगे, बट शब्द ऐसे ऐसे हैं। न्याय संगत मतलब जुडिशियस, माने जो अन्याय नहीं हो, जो मतलब सबको बराबर। अब बिहार में कोई रिसोर्सेज नहीं है और झारखंड और इधर में भरा हुआ है, तो उधर से रिसोर्सेज तो नहीं लेंगे, हाँ उधर से जो पैसा मिल रहा है इंडस्ट्रीज को द्वारा वो इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? माने हर क्षेत्रों का विकास बराबर करेंगे, इसमें कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। चीजें समझ में आ रही हैं? तो जिस क्षेत्र में संसाधन नहीं है उस क्षेत्र से संसाधनों को लेकर के किसी और क्षेत्र में, माने संसाधन तो अब कोयला वोयला तो ला के देंगे नहीं, वहां से अब जैसे मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड में कोयला है ना, लोहा है, ये सब संसाधन भरे पड़े हुए हैं। अब यहां पे कोई अगर कंपनी डाल रहा है तो उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से सरकार को क्या मिलता है? टैक्स मिलता है ना। उस कंपनी से सरकार को टैक्स मिलता है, और उस टैक्स के पैसे से सरकार झारखंड में काम तो कर ही सकती है, बिहार में उसको इन्वेस्ट कर सकती है। जिस क्षेत्र में संसाधन नहीं है, जिस क्षेत्र का डेवलपमेंट कम हुआ है, वहां पे उसका, तो आपको इसका लाभ तो मिल गया। जिस क्षेत्र में वो संसाधन नहीं है उस क्षेत्र का लाभ तो उस क्षेत्र को मिल गया। तुम लोगों को सब ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा? देख रहे हैं चेहरा, ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलो सब। ये समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? तुम लोगों का चेहरा बता देता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, एक और तरीका, ये तो तुम लोग जैसा हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो बिहार है, तो बिहार में ये संसाधन है नहीं है, झारखंड में संसाधन है, ठीक। अच्छा, तो अब ये संसाधन तो ला करके यहां पर नहीं बैठा देंगे हम। ऐसा नहीं तो नहीं कि यहां का जमीन शिफ्ट कर देते हैं बिहार, वहां का पूरा रिसोर्सेज शिफ्ट कर देते हैं, ओम जादू मंत्र छू, ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। तो यहां पे ध्यान समझो जरा, यहां पे जो फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां पे जो कंपनियां लगेंगी, उन कंपनियों से सरकार को टैक्स मिलती है, ये बात पता है। इस पैसे से हम बिहार का विकास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
कि बिहार में ये संसाधन, तो इसका लाभ इसको मिला कि नहीं मिला, तो इसको न्याय संगत कह सकते हैं कि नहीं। इसमें जो चीज इसमें नहीं है वो यहां से उठा करके, तो अब जो इसके पास नहीं है वो इसको मिल गया, जो इसके पास नहीं है वो, इसी को बोलते हैं न्याय संगत बंटवारा, ज्यूडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है कुछ बात। तो रिसोर्सेज प्लानिंग में, हाँ बोलो। हाँ, तो अब बिहार का जो अभी आपने बोला कि चावल वगैरह, तो अब आपके यहाँ जो चावल हो रहा है वो किसान बेचते हैं, सरकार कम मूल्य पे खरीदती है या अधिक मूल्य पे खरीदती है। अधिक मूल्य पे खरीद करके सरकार वहां पे क्या कर रही है, राशन में फ्री में बंटवा रही है। तो इसका फायदा इसको मिल गया। सरकार अपने घर से थोड़ी लाती है। आप इस पैसे से, मान लीजिए इसको टैक्स को पैसा मिला, तो सरकार कुछ विकास के लिए देगी। यहाँ के जो किसान अपने अनाज बेचेंगे, तो जिन क्षेत्रों में अनाज नहीं है उस क्षेत्र में सरकार फ्री ऑफ राशन दे रही है, या उस क्षेत्र में सरकार कम दामों पे मुहैया करा रही है। हमारे यहाँ तो क्या, अरे भाई आपके यहाँ चावल है लेकिन सरकार की नजर में आप भिखमंगे हैं। सरकार की नजरों में हम सब भिखमंगे हैं, इसीलिए आपको राशन दे रही है। अभी अलग बात है कि आपके यहाँ चावल हो रहा है, लेकिन सरकार की नजर में जो डाटा वहां पे गया, सरकार किस चीज पे काम करती है, डाटा पे। आप ये कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, डाटा क्या कहता है। और डाटा में हम लोग सब भिखमंगा का नाम लिखवाते हैं। सब कोई मुखिया से, इसी से आपकी बात करते हैं हमारा बीपीएल में जोड़ना दिया। बीपीएल मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा से नीचे के हम व्यक्ति हैं, माने भिखमंगे हैं। अपने यहां सब कोई चाहता है कि हमारा नाम बीपीएल में मिल जाए। बीपीएल में जुड़ने से क्या होगा, जो सरकार का माने क्या बोलते हैं योजना है उसका लाभ हम ले लेंगे। लेकिन सरकार के पास डाटा तो गया गलत, सरकार के पास डाटा तो गलत गया ना भाई। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अभी एक हाल फिलहाल में एक मेरे आस पड़ोस एक लड़की का जन्म हुआ। उसका जन्म हुआ अक्टूबर में। अफड्यूट जब कराने उसके माता पिता गए तो वो उस लड़की का अफड्यूट कराए हैं वो आपको मार्च अप्रैल का, अभी का अफड्यूट हो भी गया, उसका जन्म तिथि भी वहां पे चढ़ गया। अब बताइए उसका जन्म एक्चुअल क्या है, अभी क्या है, 6-7 महीने का अंतर हो गया। तो भारत में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब इसका जो अफड्यूट कर रहा है वो कितना जांच करके कर रहा है कि ना हम चलेंगे, आपको देखेंगे, जांच करेंगे। तब पता चला कि जांचे करत में पूरा का पूरा खत्म। आप आएंगे तो जांच करेंगे तो आपको रिसोर्सेज भी तो चाहिए, सरकार के पास है उतना। सरकार भाई जो कर्मचारी रखी हुई है उसको तो फिर देगी, पेट्रोल का दाम देगी कि जाके देख के आओ, तो पेट्रोल का खर्चा उसको देना पड़ेगा। तो कौन देखे, बढ़िया ठप्पा लगा दो, वो भी खुश तुम भी खुश, बढ़िया मजे में चल रहा है सब। जनसंख्या इतना ज्यादा है कि इस पे जैसे चल रहा है वैसे चलने दी। क्या लिखे हो बताओ, ये तुमको समझ में आया हो कैसे, ओए हीरो समझ में आया। हाँ चलो, क्या लिखे हो। अब देखो ये सब्जेक्ट ही, इसका नेचर ही अलग है, इसमें तुम लोग को पूछना पड़ेगा, नहीं पूछोगे तो समझ में आने वाला नहीं है। हम समझ रहे हैं कि हम सब समझा रहे हैं, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर पूछोगे तो हो सकता है कि अलग प्रकार से एग्जाम्पल देकर हम समझाएं, तरीका अलग होता है, लेकिन नहीं पूछोगे तो हम क्या करेंगे। क्या लिखे हो, संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का न्याय संगत। अर्थ है के बाद पूर्ण विराम मत दो, अर्थ है डैश। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, तुम पूर्ण विराम दी है। पूर्ण विराम समझते हो ना तुम लोग, कि ये भी नहीं समझते हो। हाँ। तो संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। हो गया, अब पूर्ण विराम दो। हाँ, बंटवारा, न्याय संगत बंटवारा हो गया। भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण है। हल्ला, इसी में जब अलग लिखना होगा तो बोल देंगे हम। भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन
बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां बगल से देख लिख, भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां संसाधनों का असमान वितरण हुआ है, क्योंकि यहां संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। कैसे? समझ में आ तो नहीं रहा है आप लोग? भारत में कैसे संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? अभी बताएं कि गधा सब कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो अलग अलग बंटवारा तो होगा ही, ये प्राकृतिक रूप से ही है। तो ऐसा कोई हमारे पास माने टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि यहाँ के संसाधन को वहाँ रख दें, और रखेंगे तो फिर ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। जो नेचुरल है उसमें तो कोई चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं। क्या कर सकते हो? क्या लिखा है? भारत जैसे देश के लिए यह संसाधन नियोजन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ संसाधनों का असमान बंटवारा हुआ है। संसाधनों का असमान बंटवारा हुआ है, क्योंकि यहां संसाधनों का असमान बंटवारा हुआ है। हमको तो लगता है ज्योग्राफी में तुम लोग मेरा खटिया खड़ा कर देगा। अब हार्ड वर्ड नहीं है, तुम भाषा कहीं समझ नहीं है। इसमें कितने लोग हैं जो हिंदी का रेगुलर बुक पढ़ते हैं? पता नहीं। न्याय संगत, न्याय समझते ही हो, न्यायपालिका, न्यायालय सब चलता है, और न्याय संगत नहीं समझ में आ रहा है, और जुडिशियस समझ में आ रहा है जुडिशरी से, तो इसका मतलब इंग्लिश ठीक है। क्या लिखा? असमान बंटवारा हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे नहीं, उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में, राज्यों में, उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है। तुम लोग नोट्स बनाओ, उसमें जो गड़बड़ी हो उसको पूछ लो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको पूछ लो, ऐसे छोड़ दोगे तो नहीं होगा। क्या लिखा? राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है, जबकि जल ऊर्जा की कमी है। जल ऊर्जा की कमी है। जबकि जल ऊर्जा की कमी है। तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक पढ़ के आ रहे हैं आप लोग? नहीं आ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला और लोहा की अधिकता है। कोयला और लोहा की अधिकता है। कोयला और लोहा की अधिकता। पैराग्राफ चेंज करो। हो गया? हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो।
इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा, इस प्रकार कोयला और लोहा की अधिकता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा, इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा हम क्षेत्रीय संसाधनों के क्षेत्रीय असमानता, इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों के क्षेत्रीय असमानता। अब क्षेत्रीय असमानता समझ में आ रहा है? कहोगे क्षेत्रीय असमानता क्या है? माने भारत में अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पे संसाधनों का अलग अलग बंटवारा हुआ है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो न्याय संगत है? न्याय संगत नहीं है, माने इक्वल बंटवारा नहीं हुआ है। तो इक्वल बंटवारा नहीं हुआ तो उसको लिए इक्वल बंटवारा करने के लिए जो हम करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज प्लानिंग। एक बार उसको आंसर को पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ क्या लिखवाया गया है। किताब पढ़ के आना नहीं है। क्या लिखा? इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों के क्षेत्रीय, तुम क्षेत्रीय लिखी है, क्षेत्रीय असमानता, आगे बैठ के गलती मत लिखा करो तुम क्षेत्रीय असमानता को, हाँ क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है। क्षेत्रीय असमानता को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्लियर है? एक बार पढ़ो तो जरा क्या लिखे हो। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है संसाधन नियोजन का महत्व, है ना? अब आराम से मन में उसको एक बार पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को, आंसर को, सॉरी, मन में। अभी भुन भुनाइए पढ़ो जान। हो गया सबका? पढ़ लिया सब? अब इसमें बताओ किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या लिखवाए हैं? दो तो बेटा क्या लिखवाए देखो तो। संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा। ठीक है, संसाधन रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब कि सब जगह समान बंटवारा हम कर दें। भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन छोड़ दी है। संसाधन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां संसाधनों का असमान बंटवारा हुआ है। उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है जबकि जल ऊर्जा की कमी है, तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयला और लोहा की अधिकता है। इसमें कितना आसान लैंग्वेज लिखा गया है, आप फिर कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। और इस प्रकार पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष में तुमने डाला कि इस प्रकार संसाधन नियोजन के द्वारा जो क्षेत्रीय असमानता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते। खत्म नहीं कर सकते हैं आप, उसको कम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ, बड़ा सोच समझ के नोट्स बनाया गया आप लोगों का। ठीक है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी अपना एक टेक्स्ट बुक पढ़ करके उसके बाद नोट्स को लिखा गया है। न्याय संगत
समझ में नहीं आ रहा है। हो गया, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो अगला क्वेश्चन तुम लोग लिखो, संसाधनों का ना देखो। तो अगला टॉपिक क्या था तुम लोग का? लिखे थे ना तुम लोग? भारत में संसाधन नियोजन, तो वही बात हो गया कि भारत में कैसे उसको इति किया गया। उसका अगला टॉपिक देखो। अच्छा हाँ, तो लिखो संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। सुनो, किस चीज का? संसाधन नियोजन का प्रकार। ये कैसे होता हो? बताओ। संसाधनों के अधिक उपयोग से या अधिक उपयोग के कारण उत्पन्न समस्याएं। संसाधनों के अधिक उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ऐसे लिख लो क्वेश्चन करके। संसाधनों के अधिक उपयोग से या अत्यधिक उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? आसिफ बोलो। रिसोर्सेज प्लानिंग का प्रकार थोड़ी होगा वो, उसके लिए प्लान गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका तरीका है। तो हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना आयोग बनाया है, जिसको आज मोदी जी ने 2016 में उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग जो है 1950 में बना था और उसको वर्तमान सरकार ने उसको नीति आयोग में बदल दिया। और वो डिसाइड करती है कि देश का माने देश के लिए विकास के लिए प्लानिंग करती है। अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये सब इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अपने यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान हैं, उसको कैसे 5 साल के प्रोग्राम बना करके हम लोग 5 सालों का प्रोग्राम बना करके हम लोग एक योजना बना करके देश का विकास करने का प्रयास करते हैं कि हमको इस बार अभी इतना पैसा इस चीज में खर्चा करना चाहिए, इतना पैसा इस चीज में खर्चा करना चाहिए। ये सब प्लानिंग करके गवर्नमेंट कोई काम करती है, ठीक है। और इस प्लानिंग के लिए कौन सा बॉडी है अपने यहां भारत में? अभी नीति आयोग। आजादी के समय कौन बना था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का ही नाम बदल के वर्तमान सरकार ने क्या रख दिया है? नीति आयोग, ठीक है। बहुत सारा चीज अभी जानना है, चिंता मत करो, लिखो। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न समस्या, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास संसाधन, रुको, हमारे पास संसाधन कौन कौन से प्रकार के हैं? अगर हम लोग समाप्यता के आधार पर बांटे तो एक है नवीकरणीय, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल है ना, एक है सॉरी और नवीकरणीय है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नवीकरणीय संसाधन ऐसा है जिसको हम उपयोग करें या खत्म हो जाए। यस सर, देखो यस सर, क्या करें लोग, हम समझ में नहीं आ रहा। ये सब भक्त हैं, पढ़ने जाओगे यस, नहीं जाओगे यस, दोनों में यस। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? रिन्यूएबल, जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब महात्मा गांधी का एक सेंटेंस है, हमारे पास पेट भरने के लिए
बहुत कुछ है। अब गांधी सबको अच्छे भी नहीं लगते हैं, है ना। गांधी उनके पेट में सुई के तरफ चुभते हैं जो लोग लालची हैं। गांधी उन्हीं को व्यर्थ लगेंगे, बेकार लगेंगे जो खुद में निकम्मे हैं, खुद में कायर हैं, डरपोक हैं, और कहा जाए तो मौगा हैं, उन्हीं को बुरे लगेंगे। बाकी जिसमें थोड़ा लोग कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। आप अपने एरिया में हवलदार से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते। उस समय वो व्यक्ति, जिस समय पूरा का पूरा कह सकते हो कि पूरा का पूरा महादेश पर ही सबका कंट्रोल अमेरिका का, सॉरी ब्रिटेन का था, उस समय वो व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा हो गया। आप अपने यहाँ का दरोगा से बढ़िया से बात नहीं कर सकते, मार का मुंह फुला देगा। आप कहने चले हैं कि गांधी तो कायर थे, आप कह सकते हैं, आप में वो हिम्मत है। जब अपने यहाँ के दरोगा से आंख में आंख मिला के बतिया लीजिएगा ना, तब कहिएगा, तब उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के थोड़ा सा आप काबिल होंगे। जब आपसे दरोगा किसी चीज के लिए घूस मांगता है और आप कहते हैं कि सर इतना ही ले लीजिए, तब समझ में आएगा। तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अब तुम लोग चुप रहोगे थोड़ा। क्या बज रहा हो? बंद करो। पेटी भरने के लिए ठीक है, आए हो गया, चुप। उन्होंने ये बात क्यों कहा कि प्रकृति जो है हम लोग को इतना जरूर दिया कि हम क्या कर सकें, अपना पेट भर सके, खा पी सके, मजे में जी सके। लेकिन हमारा पेटी मतलब पेटी भरना समझ रहा। आप पेटी किसी का भरता है कब? बैंक में खाली जीरो बढ़ता जाएगा, अकाउंट में खाली जीरो बढ़ता जाएगा कि 2 लाख है, 10 लाख है, 2 करोड़ है, 50 करोड़ है। तो हम लोग का ना माइनस में चले जा रहा है, जिसका है देख ही रहे हो। तो पेटी भरने के लिए हमारे पास नहीं है, और पेटी भरने के लिए आप प्रयास भी करेंगे तो प्रकृति आपको ऐसा मात देगी कि आप फिर उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं भारत में पैदा हो रही हैं, विश्व में पैदा हो रही हैं? तुम लोग अपना बात करना छोड़ोगे? मार का मुंह में थूप। अब तुम इधर कहां से बैठे हो? सबसे पहला खतरा क्या है कि अगर हम ज्यादातर किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, अनवीकरणीय संसाधनों का, तो सबसे पहला खतरा क्या है कि यह खत्म हो जाए। है ना। सबसे पहला समस्या हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर संसाधनों का, अनवीकरणीय संसाधन हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है ना, कोयला है या लोहा, ये सब चीजें हैं, तो अगर हम इसका ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है। और हमारे बस की बात नहीं है कि फिर से हम ऐसा बना सके। कोयला आप नहीं बना सकते हैं, पेट्रोलियम आप नहीं बना सकते हैं। आपने पढ़ा है या बताए भी हैं कि अनवीकरणीय संसाधनों में कोयला जो है, पेट्रोल है, ये बहुत करोड़ आय से लगभग मैंने 50 करोड़ वर्ष पहले, मैंने हजारों करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, ये पृथ्वी के गर्भ में जब हलचलें हो रही थी तो उसमें कुछ जीव जंतु दब गए, कुछ पेड़ पौधे दब गए, तो उन पेड़ पौधों के दबने के कारण कोयला निर्माण हुआ, और जीव जंतु के दबने से पेट्रोल बना। क्लियर है ये? तो अब ऐसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि हम लोग फिर से उसको दबा करके आप 5 करोड़ वर्ष इंतजार कर लें। भारत में जो सबसे अच्छा कोयला है वो 20 करोड़ वर्ष पुराना है, 20 करोड़ वर्ष। और जो सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है वो 5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो कोयला जितना ज्यादा समय तक और जितना नीचे दबेगा उतना ही अच्छा क्वालिटी का कोयला होगा। और वो कोयला, उसी में से हीरा निकलता है, कोयला से हीरा निकलता है, पता है ना आप लोगों को। कोयला ही धीरे धीरे अगर और अधिक लंबे समय तक और दबा रह जाए तो वही कोयला किस में हो जाता है? हीरा में। तो समझ लो जान, कोयला में से हीरा निकले तो तनिक कोयला बड़ा जान। अब में से क्यों, इसी में से कोई लड़का IIT पास करेगा,
इसी में से कोई लड़का डॉक्टर बनेगा, इसी में से कोई लड़का राजनेता बनेगा, लड़की लड़का सब मतलब बच्चे, मतलब ठीक है सॉरी। तो एक तो समस्या क्या है वो, आए चुप रहो, एक तो समस्या है कि अगर अत्यधिक उपयोग करेंगे तो सबसे पहली समस्या क्या होगी हमारे पास, अगर खत्म होगी तो हम अपने अगले जनरेशन को नहीं दे पाएंगे, अगले जनरेशन को नहीं दे पाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे समझ लीजिए, उनका विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो कहो वो अपना खोजेंगे भाई, हम तो जब तक हैं तब तक तो माने हमरा लगे 5 बीघा खेत बाद हम बेच के खा गली, अपन लड़का अपन जनी लो। गार्जियन का ये काम है, अभिभावक का ये काम है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी पृथ्वी, एक अच्छा फ्यूचर सौंपे। समझ में आ रही है क्या कह रहे हो? गार्जियन निकम्मा निकल जाएगा तो गार्जियन तो तुम्हारे निकम्मा है नहीं, हम उनको जानते हैं बेहतर तरीके से, तुम तो हो पक्का। हाँ वो निकलेगा, पक्का निकलेगा, वो तो बचा ही दिए हैं, बाबूजी तो बचा ही दिए हैं। चलो दूसरा समस्या ये है कि जैसे आप कोयला का उपयोग करते हैं, अरे चुप रहो, पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं, या आप कुछ फैक्ट्री लगाते हैं, अब तुम लोग बात करोगे तो छोड़ देंगे, कुछ आप फैक्ट्री लगाते हैं, इस दौरान क्या होता है कि आप ये जानते हैं कि फैक्ट्रियां जो है किसी न किसी रिसोर्सेज को जला करके ही चलती हैं, है ना, पेट्रोल से आप चलाएं या कोयला से चलाएं, और इन सभी चीजों में क्या निकलता है बाबू, सबसे पहला CO2, ठीक है, CO2 गैस निकलता है। अब ये CO2 क्या करता है, ये हमारी है पृथ्वी, ये मान लेते हैं सन, है ना, CO2 पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 1000 किलोमीटर तक का एरिया जो है, 1000 किलोमीटर ऊपर, ये हमारा वायुमंडल है, क्या है, और सूर्य का प्रकाश जब आता है किसी क्षेत्र में पड़ता है तो तुम लोग जानते हो कि दिन के समय सूर्य को प्रकाश मिलता है, और रात जैसे होती है तो सूर्य का प्रकाश फिर पूरा अंतरिक्ष में चला जाता है, ये बात तो पता है ना। तो जैसे दिन के समय हम लोग को ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, और जैसे रात होगा तो फिर धीरे 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 सारा का सारा एनर्जी फिर ठंडे के ऊपर, अब फिर अगले दिन फिर सुबह में एनर्जी मिलती है, तो ऐसे काम चलता है पृथ्वी का। अब अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो इससे क्या होता है कि ये सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन इधर से रिटर्न नहीं जाने देगा, एनर्जी को फिर से वापस नहीं जाने देगा। CO2 एक ऐसा गैस। अब मान लीजिए कि CO2 धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, मिल रही है, वो फिर रिटर्न, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वायुमंडल से हम पृथ्वी हमारी जुड़ी हुई है, तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब यानी कि संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सबसे पहली समस्या क्या हो रही है, विश्व का तापमान क्या हो रहा है, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, वैश्विक तापन की समस्या हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ रहा ना। अब इससे ग्लोबल वार्मिंग जब होगा, पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा उसको जरा सोचो। ग्लोबल वार्मिंग जब पूरे विश्व का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी जलवायु पूरी की पूरी ध्वस्त। आपके यहां जो बारिश एक खास टेम्परेचर पर बारिश होती है, तापमान अगर बढ़ेगा तो भी नहीं होगा, घटेगा तो भी नहीं होगा। समझ में आ रही है ना। तो पूरा का पूरा आपका वर्षा और सब खत्म। दूसरा चीज, वर्षा खत्म तो कृषि खत्म। समझ में आ रहा है। तो अब सोचिए कि क्या खाएंगे। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे बड़ी समस्या है। इससे वैश्विक तापन से क्या हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है, जलवायु में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 3 समस्याएं हुई। अब इधर आइए,
अच्छा, अब टेम्परेचर अगर यहां पे बढ़ रहा है तो जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगा। पिघलना शुरू होगा तो फिर पूरा का पूरा बर्फ पिघल के नदियों में, नदियों से बाढ़ आएगी, मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आएगा, है ना। बाढ़ आएगा तो फिर आपकी समस्या समझ ही सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा, जब खत्म, मान लो कि 100 बरस लगे पिघलने में, इतना जल्दी तो होगा नहीं, 100 बरस 150 बरस, लेकिन पिघलेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर यही हाल रहा हम लोग का तो अगर 100 बरस में भी लगे पिघलने में, तो पूरा का पूरा माने बर्फ पिघल के खत्म, तो नदियां भी हमारी सूख जाएंगी। और नदियां सूख जाएंगी तो आपका जितना सारा, अब उसके बाद जब आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो नदियों का, फैक्ट्री का पूरा मलबा किस में डाल रहे हैं आप? नदियों में। आप चले जाइए सिकराना में, देखिए वो चीनी मिल का पूरा कितना पानी एकदम माने गंदा कैसे महक रहा है। अब उसमें रहने वाले जीव जंतु खत्म होंगे। और आप तो कह रहे हैं कि हम तो माने ईश्वर अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, हम तो इतना बढ़िया सिस्टम यहाँ पे बना के रखे हैं कि पूछिए मत। आपने सबको बर्बाद करके रख दिया। मनुष्य पूरे विश्व के जो जनजाति, मतलब क्या बोलते हैं, जीव जंतु हैं, उन सबको आपने बर्बाद करके रख दिया। और तथाकथित मिलेगा कि आपको विकास। आपको क्या मिलेगा इससे? विकास। थोड़ा सा एसी, थोड़ा बड़ा गाड़ी, थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा, थोड़ा बढ़िया खाना, ये थोड़ा बढ़िया के कारण ये सब हो रहा। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, समझ में आ रहा है ना? आगे नहीं आ रहा है? अच्छा, जब इधर के बर्फ पिघलेंगे नदियों में तो अब समुद्र का जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो फिर जो नदी, मतलब क्या बोलते हैं, समुद्र में आइलैंड हैं, जो द्वीप हैं, वो क्या होंगे? डूब जाएंगे। तो वहां पे रहने वाली जनसंख्या, अभी तो 1-2 बात बताए हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा? इस पे अभी चर्चा जारी रहेगा कल, ठीक है? चलिए इसको कल लिखेंगे, अभी क्वेश्चन रहने दो। बुक बार बार कह रहा हूं पढ़ो, अभी इसमें समय लगेगा।